नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से मेरे संग की औरतें नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि मृदुला गर्ग ने लिखा है। यह पाठ एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर मतलब स्पष्ट है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब रहस्य। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक मतलब परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दानशी पर्दे में रहने वाली या घूंघट में रहने वाली औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री मतलब वकालत, विलायत मतलब विदेश। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, विलायती मतलब विदेशी रीति रिवाज के साथ जिंदगी बिताने लगे थे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नाना जी विदेशी रीति रिवाज के साथ जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वो अपने हिसाब से ही जीती थी। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। नानी ने कभी भी अपनी इच्छा पति पर जाहिर नहीं होने दी थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर मतलब बहुत बोलने वाली हो गई थी, बहुत बोलने लगी थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए, सब आश्चर्यचकित हुए रह गए थे कि ये औरत क्या कह रही है। जो मेरी नानी थी उससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से, क्या पराये मर्द मतलब दूसरे व्यक्ति से, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, वो सोचने लगे जिस पर्दा करने वाली औरत ने दूसरे मर्द से तो क्या कभी अपने पति से भी पर्दा खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत मतलब ज़रूरत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद किए बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और समय को बर्बाद किए बिना अपने दोस्त को तुरंत लिवा लाए थे। बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, और भी आश्चर्य करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर मतलब दूल्हा। मेरे पति तो साहब हैं। साहब मतलब वो अंग्रेज़ों की हुकूमत में थे, वो एक अधिकारी थे, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार मतलब आज्ञाकारी। जैसे मेरे पति अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी हर बात को मानते हैं। मैं भी नहीं चाहती, मैं चाहती नहीं कि मेरी बेटी का पति भी ऐसा ही हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। नानी ने कहा था कि आज़ादी का सिपाही ढूंढकर ही उसकी शादी करवानी है। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। नानी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती रही थी। वो बिल्कुल भी दखल नहीं देती थी किसी की भी ज़िंदगी में। खैर, इसी तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। इम्तिहान मतलब परीक्षा। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। पुश्तैनी मतलब पूर्वजों से चली आ रही एक भी पैसा नहीं था उसके पास। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका जाए, यानी कमर भी लचक जाती थी।
रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करतीं, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं, नाजुक मतलब कोमल, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दे। गनीमत यही है कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की कोशिश पेशकश नहीं की थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थीं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, वाशिंद मतलब निवासी की तरह, उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहबों से, जो कि अंग्रेज़ों की सेना के अधिकारी थे, अंग्रेज़ों के अधिकारी थे या अंग्रेज़ थे, उनसे बहुत ही उनके खास व्यक्ति थे। उनकी हर रीति रिवाज को, उनके पहनने के तौर तरीके या उनके रहन सहन के तरीकों को अपने ऊपर लागू करते थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी से यही थे कि सिर्फ वो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके सारे रीति रिवाज, तौर तरीके, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई वो सब अंग्रेज़ों से ही थी, अंग्रेज़ों की देन थी। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे वो भी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे, वो उनकी प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घरवाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, ख्वाहिश मतलब इच्छा, और नाना की रजामंदी, रजामंदी मतलब उन्होंने हाँ भर दी थी। वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। परिजात मतलब परियों जैसी, परियों की रानी को कहा जाता परिजात। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी। यानी कि उनसे कोई काम नहीं कराया जाता था, लेकिन अगर घर में कोई काम होता था तो उनसे सलाह जरूर ली जाती थी, उनसे राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जो माँ कह देती थी वो बात मानी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों के ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी कि माँ कुछ नहीं करती थी, बच्चों का ख्याल भी सारे घर वाले रखते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। तो उनकी जो दादी थी वो हमेशा एक कहावत कहती थी, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। तो जो लेखिका थी उसको इस बात की समझ आ गई थी कि न दादी ये बात क्यों कहती है। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, क्योंकि उनको रुचि ही नहीं थी ये सारी चीज़ें करने के लिए। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल की अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। माँ की ये खास आदत थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं और दूसरे की बात को कभी किसी और तीसरे व्यक्ति से नहीं कहती थीं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में
भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। यानी कि जो काम जिसका था वो वही करता था। अगर चिट्ठी भी आती थी घर में तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पूछता था कि किसकी है, क्या लिखा हुआ है। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व मतलब अपना अपने बारे में वो कुछ भी समझें, अपने तरीके से जीना। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। निजत्व का मतलब होता है कि वो खुद अपना काम कर सकते हैं, अपने तौर तरीके से जी सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेख से खिसके जो पुरानी परंपरागत चीज़ चली आ रही थी, अपने परिवार से अलग हटके उन्होंने काम किया। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी कि वो अलग ही चलती थी दूसरे लोगों से। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, मतलब खुदा की प्रार्थना से, उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह मतलब त्यागना, घर छोड़ना, बिरादरी मतलब समाज। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। मन्नत मतलब प्रार्थना, कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू मतलब पुत्र वधू का जो पहला बच्चा है वो लड़की ही होनी चाहिए। यह गैर रायावती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी कि उन्होंने ये बात भगवान के सामने मांगी, लेकिन ये सभी को बता दिया था कि मैंने क्या मन्नत मांगी है, क्या प्रार्थना मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, बदस्तूर मतलब रोजाना, प्रतिदिन लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। यानी कि वो जो बात कहती थी वो अवश्य पूरी होती थी, भगवान उनकी बात मानते थे। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। गुमान मतलब घमंड। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। इनकी उनको लड़कियां होने लगीं, लेकिन एक नहीं, पूरी 5 कन्याएं हुई थीं एक एक करके। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। लेकिन सारे जो मर्द लोग थे वो सभी दूसरे की शादी की बारात में चले गए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थीं। रथ जगह एक प्रथा होती है, जब बारात चली जाती है तो उसके बाद औरतें रह जाती हैं। वो गाना बजाना करती हैं, नाटक भी करती हैं, यानी कि मनोरंजन पूरा करती हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। पुरखिन मतलब पूर्वज। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। चोर सारा इंतजाम करके गया था कि किसी को पता ना चले, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कमरे में घुस रहा हूँ उसी कमरे में वो बुढ़िया बैठी हुई है, सो रही है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया।
जब कोई पूछता है कौन है तो सारे लोग यही कहते हैं जी मैं। तो ऐसा ही चोर ने कहा। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो, यानी पानी लाना है तो साफ करके ही लाना है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने ऐसा कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चोर था वो, सच कह गया कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का भी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा दे। पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, यानी कि दुर्भाग्य से वो बीमार हो गई थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर, मतलब लगातार रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामाज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी शौक था। सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपने किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामाज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय मतलब पाठ जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, मतलब याद। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेख का अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला।
मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी ख्याल, लेकिन राजीव उनका जो भाई है वो हिंदी में ही लिखता है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होने पड़ेगा। आलोचना बुद्धि मतलब बुराई करने वाले लोग, आलोचना करने वाले। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। जो लिखती नहीं थी जो बहन, वो हमसे भी सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था। ऐसा लगता था कि वो सामंतों की जिंदगी जी रहे हैं, इनके रईसों की। सामंत शाही मतलब रईस, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। लाड़ मतलब प्यार, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का। जल्दी फायरिंग मतलब जल्दी निपटारा करना, काम से छुटकारा। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते। जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, तरबतर मतलब पसीने में भीगना, गीला हो जाना, खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। खरामा खरामा आया हुआ ऊपर शब्द, उसका अर्थ है धीरे धीरे। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। उन्होंने जब कहा कि बीए करने से क्या फ़ायदा है तो पिताजी ने बहुत सारे तर्क दिए थे। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कर रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। पिताजी ने कहा कि तुम्हें बीए करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। जो माँ बाप हमेशा से कहते आए हैं कि तुम्हें पिता की माँ की आज्ञा का पालन करना है, तो पिताजी ने भी यही कहा था कि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें बीए करना पड़ेगा। तो रेणु ने बीए पिताजी की खुशी के लिए की, लेकिन पास हुई थी तो वो सिर्फ पास होने लायक नंबर ला ही थी। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है।
आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, कि मैं तो रोज़ाना नहाती हूँ, मुझे इत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इत्र मतलब परफ्यूम या सेंट। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द मतलब चेले या शिष्य जिनको वो पढ़ाती थी। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। यानी वो भी लिखने लग गई थी, क्योंकि घर के सारे लोग लिख रहे थे। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की, बिशप मतलब पादरी, दरखास्त मतलब प्रार्थना, कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, इसरार मतलब आग्रह, तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। अलग अलग जो फेमस स्कूल थे उनमें भी उन्होंने प्रवेश लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। जो भी सबसे ज़्यादा नाम पाया था उन्होंने लेखन में पाया। जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होने पर पानी पानी हो जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। यातायात के साधन सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था।
जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल माकूल मतलब अच्छा सा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, यानी कि रुक गई थी। एक ही बार में बरसी थी, लेकिन उसके बाद रुक गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, यानी कि दुख नहीं था, कोई भी अपने ऊपर पछतावा नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था, यानी कि सारे लोग बोलने लगे कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका क्या कहना कहाँ से आ गया? इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही और कुछ है और है। धन्यवाद।